So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise mutual fund, right? तो देखो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले तो जो बात आती है वो आती है फंड मैनेजर फीस ही। तो फंड मैनेजर फीस जो है दो तरीके की होती है, एक तो बेस फीस और एक इंसेंटिव फीस। बेस फीस जो होती है वो परसेंट लगता है ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट। तो ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट तुमको देखे रखेंगे, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट का ओपनिंग बैलेंस, उस पर कुछ परसेंटेज रहेगा, वो तुम्हारा बेस फीस रहेगा। और जब तुम क्राइटेरिया पूरा कर देते हो, मतलब ये तुम्हारा इंसेंटिव मिलेगा अब तुमको, तो क्राइटेरिया पूरे करने पे तुमको इंसेंटिव फीस मिलती है, राइट। तो जैसे कि ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ का 0.10% आपको पहले वो बेस फीस मिल गई और इंसेंटिव फीस जो है 2% मिलेगी आपको। अब इंसेंटिव फीस लिंक्ड टू क्लोजिंग वैल्यू इज़ ग्रेटर देन पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू। बोल रहे हैं कि इंसेंटिव फीस तब मिलेगी जब तुम्हारी क्लोजिंग वैल्यू पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू जैसे 21 करोड़ है और तुम्हारी क्लोजिंग वैल्यू क्या है, तो क्लोजिंग वैल्यू के लिए आपका ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट 20% है और रिटर्न आपका 29% है। देखो ग्रॉस रिटर्न 29% है, तो आपका क्लोजिंग आया 25.8 करोड़। अब पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू तो 21 करोड़ है, तो 21 करोड़ होना था, 25.8 करोड़ है। वो जो मैक्सिमम जो 4.8 करोड़ है ना, उसका इंसेंटिव फीस 2% आपको मिल जाएगा। वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो है अपना क्या 20 करोड़ पे जो है 0.10% वो बेस फीस भी आपको मिलेगी। तो आपको ऐसे करके टोटल फीस मिल जाएगी, ठीक है। यही चीज़ अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग असेट अंडर मैनेजमेंट 20 करोड़ है और 20 करोड़ पे जो है बेस फीस 20 करोड़ पे जो है सबसे पहले तो बेस फीस तो मिलेगी 0.10% ये है, पर इंसेंटिव फीस मिलने से रही, क्योंकि आपका रिटर्न ही नेगेटिव में है तो आपको इंसेंटिव फीस नहीं मिलेगी, तो आपको इससे ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा, तो एक तरीके से ये क्या है हमारा कैलकुलेशन है, किसमें फीस कैलकुलेशन। अब एक चीज़ और भी समझ लो कि जो नेट एसेट वैल्यू है ये है अपना जो है मार्क टू मार्केट के बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड को एनएवी डिस्क्लोज करना चाहिए डेली बेसिस पे। सबसे पहले तो ये रूल है कि म्यूचुअल फंड को एनएवी डिस्क्लोज करना चाहिए डेली बेसिस पे। साथ ही साथ एनएवी का मतलब क्या होता है, एनएवी का मतलब होता है असेट में से लायबिलिटी माइनस करो। तो या तो मैं आपको बोलूँ कि नेट एसेट जो होगी, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, वो आपकी रहेगी एनएवी। तो नेट एसेट का मतलब क्या होता है, असेट में से लायबिलिटी माइनस करो। तो क्या असेट की बुक वैल्यू रहेगी? नहीं, असेट की बुक वैल्यू नहीं रहेगी। असेट में से लायबिलिटी माइनस करो, एसेट की मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटी माइनस करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इससे आपका जो है निकलेगा एनएवी, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेशन की, पर एक बार हम रिकॉल कर ले कि हमने क्या किया। हमने जो है फ़ी कैलकुलेशन के बारे में हमने समझा एंड साथ ही साथ हमने एनएवी समझा, राइट। अब जो है हम रिटर्न कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। रिटर्न कैलकुलेशन में आप समझो कि इंसान इक्विटी छोड़ के म्यूचुअल फंड में आता है ताकि म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। तो उसकी जो अल्टरनेटिव अर्निंग इक्विटी में थी, ठीक है, तो अल्टरनेटिव अर्निंग जो उसकी इक्विटी में थी डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर, और ये जो एक्सपेंडिचर है जो भी परसेंटेज इनिशियल एक्सपेंडिचर जैसे 2% जो भी है उसको डेसिमल में लिखा जाएगा। तो 1 माइनस 0.02 जैसे अपन लिख देंगे। अल्टरनेटिव अर्निंग उसको पहले उधर कितनी मिल रही थी, डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल अर्निंग्स प्लस रिकरिंग अर्निंग्स जो है हम लिखेंगे। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड में इतनी अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिज़ायर्ड अर्निंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिज़ायर्ड अर्निंग, ओके। तो एक होता है जब अल्टरनेटिव में तुम इधर आ रहे हो तो ऐसे अर्निंग निकालोगे। क्वेश्चन में बाकायदा आपको देखे रखेंगे कि देखो इक्विटी में 16% थी और कितनी डिज़ायर्ड अर्निंग इधर म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए। तो 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्लस रिकरिंग एक्सपेंडिचर वो आप लिखोगे, ठीक है। जब 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर करोगे तो इनिशियल एक्सपेंडिचर को आप डेसिमल में करना, ठीक। दूसरी बात जो रिटर्न की बताने की ये है कि म्यूचुअल फंड कैलकुलेट होता है प्लान वाइज। अब डिविडेंड प्लान होता है, बोनस प्लान होता है, ऐसा प्लान वाइज कैलकुलेट होता है। अब इसके जो रिटर्न होते हैं वो रिटर्न किस तरीके के होते हैं कि जैसे कि अभी अपन ने एनएवी निकाली, तो एनएवी तो चेंज होती रहती है ना। चेंज इन एनएवी अगर तुम्हारा एक पार्ट है, साथ ही साथ जो है डिविडेंड और जो रहता है हमारा कैपिटल गेन, ठीक है, तो वो भी रहता है। तो दो तरीके होते हैं, या तो डिविडेंड और कैपिटल गेन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तो डिविडेंड और कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अपन वो क्वेश्चन देखेंगे, पर जो भी है हम जो भी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, देखो रिटर्न अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एनएवी का पार्ट हो जाएगा, एनएवी चेंज हो जाएगी। रिटर्न अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल गेन भी होगा।
ठीक है, जो भी हो, हम जो भी करें, ठीक है, रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो होल्डिंग पीरियड होता है, रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो होल्डिंग पीरियड होता है। अब होल्डिंग पीरियड का मतलब ये है, हो सकता है म्यूचुअल फंड आपका 33 महीने का हो सकता है म्यूचुअल फंड आपका 10 महीने का हो, जो भी है वो 10 महीने या 33 महीने का निकलता है। पर हमें जो है उसको एनुअलाइज यील्ड या उसको हम बोले इफेक्टिव यील्ड निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में कभी रिटर्न कंपोनेंट के बारे में पूछे तो हम बोल देंगे कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैपिटल गेन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ और चेंज इन एनएवी, ये सब होते हैं हमारे रिटर्न के कंपोनेंट। अब जब हमसे नेट एसेट के कंपोनेंट पूछे तो समझो, नेट एसेट के कंपोनेंट पूछ रहे हैं मतलब वो असेट के कंपोनेंट पूछ रहे हैं, मतलब असेट माइनस लायबिलिटी के कंपोनेंट पूछ रहे हैं, वो रिटर्न के कंपोनेंट नहीं पूछ रहे। तो म्यूचुअल फंड की असेट क्या हो सकती है? अरे भैया, अगर यूनिट होल्डर पैसा लगा रहे म्यूचुअल फंड में तो वो इक्विटी में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू एक नेट एसेट हो सकती है। हो सकता है कि कुछ कैश रखा हो, कुछ इन्वेस्ट नहीं करा हो, तो कैश और बैंक बैलेंस हो सकता है। लाइबिलिटीज़ भी रहती है। अब लाइबिलिटीज़ जो देखी जाती है वो कंपनी की नहीं देखी जाती, उस स्कीम की लाइबिलिटी देखी जाती है कि उस स्कीम के तहत कितना पे करना बचा हुआ है। ठीक है, तो असेट मैनेजमेंट कंपनी अगर स्कीम्स को देखती है तो स्कीम वाइज लाइबिलिटी देखी जाती है और लाइबिलिटी स्कीम वाइज माइनस होती है। तो ये है हमारा नेट एसेट का कंपोनेंट, राइट। अब होल्डिंग पीरियड यील्ड में कुछ एक ये भी चीज़ बतानी थी कि होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन में जब आप इन्वेस्ट करो तो वो इन्वेस्टिंग डेट होता है, उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। तो भाई इन्वेस्टिंग डेट अगर आप ले रहे हो तो बोथ इंक्लूसिव, दोनों इंक्लूसिव डेट आप लेना, ठीक है। और हम इन्वेस्टिंग डेट लेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट मत ले लेना। क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि आपने जो है इन्वेस्ट करा 1 तारीख को, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 10 तारीख को, और आखिरी बार जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वह अगले महीने की 10 तारीख को किया या अगले साल की 10 तारीख को किया। तो हमको डिविडेंड टू डिविडेंड, फर्स्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू लास्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली डेट नहीं देखनी है, हमको इन्वेस्टमेंट डेट से मैच्योरिटी डेट तक देखनी है। अब देखो कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 था जिसमें आपको NAV जीरो ईयर की NAV दे के रखी थी 65.78, NAV 1 हमको निकालनी थी, पर डिविडेंड और कैपिटल गेन 0.82 दिया हुआ था और एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 15% दिया हुआ था। तो अब समझो, एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है, एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड नहीं, एनुअलाइज रिटर्न है। मतलब कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, तो एनुअलाइज रिटर्न, ठीक है, हमको एनुअलाइज रिटर्न दे के रखा है। अब हमें जो है मंथली रिटर्न निकालना है, तो कैसे करेंगे? जो एनुअलाइज रिटर्न है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 डिवाइड बाय हमने कर दिया 12, क्योंकि हमको तो मंथली रिटर्न निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 15 डिवाइड बाय 12 किया, ठीक है, तो 1.25 है, ठीक है। तो हमने लिखा 1.25। अब 1.25 जब लिख रहे हो तो सामने हमको 100 लेना पड़ेगा। अब रिटर्न के कंपोनेंट क्या होते हैं? चेंज इन NAV, तो NAV 1 माइनस NAV 0, ये हो गया, प्लस जो डिविडेंड है प्लस कैपिटल गेन है डिवाइड बाय NAV 0 और होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1.25 हमको दे के रखा है, NAV 1 हमको नहीं दे के रखा है, ठीक है, NAV 1 हमको नहीं दे के रखा है, पर NAV 0 दे के रखा है। NAV 0 कितना है? 65.78, ठीक है, प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन 0.82 डिवाइड बाय 65.78, क्योंकि वो हमारी बेस वैल्यू है, इंटू 100। इसका आप सॉल्व करो तो इस इक्वेशन से आप 65.782 आपका जो है ये NAV 1 निकलता है, ठीक है। तो ये अभी हम जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने भैया एक तो फीस कैलकुलेशन पढ़ा, हमने बात करी है NAV की, हमने बात करी है रिटर्न कैलकुलेशन की, जिसमें ये रिकरिंग एक्सपेंसेस और इनिशियल एक्सपेंसेस इनकी हमने बात करी। होल्डिंग पीरियड के रिटर्न कंपोनेंट, और होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, रिटर्न कंपोनेंट, असेट कंपोनेंट, हम समझ इन सब की बात करी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेट और मैच्योरिटी डेट होता है, हमने ये समझा, अब दोनों डेट को इंक्लूसिव लिया जाता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब आता है फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड। देखो, एक यूनिट प्राइस होती है, एक पब्लिक ऑफर प्राइस होती है और एक रिडेम्पशन प्राइस होती है। तो देखो, फ्रंट एंड लोड में क्या होता है? POP माइनस यूनिट प्राइस, ऊपर माइनस नीचे डिवाइड बाय नीचे, ठीक है, और होता है नीचे माइनस ऊपर डिवाइड बाय ऊपर। तो बेस आप हमेशा देखो यूनिट प्राइस ही रहेगा, पॉप माइनस यूनिट प्राइस डिवाइड बाय यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस माइनस रिडेम्पशन प्राइस डिवाइड बाय जो है यूनिट प्राइस, जो हो गया आपका बैक एंड लोड। और ये आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में निकलता है, ठीक है ना, भले बैक एंड लोड हो, इसका एब्सोल्यूट टर्म्स में ही निकालना। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्वेश्चन है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल अपन देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा कि शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो, जेनसन अल्फा, फार्मास मेजर, ये सब हम देख लेंगे, राइट। ये तो वैसे भी
SFM का पार्ट है, राइट। अब देखो बनती बात है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व करके भी चीज़ होती है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है कि हमको डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेमेंट करते समय इक्वलाइजेशन होनी चाहिए, इन द सेंस कि भाई डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे ओपनिंग में कुछ यूनिट दे के रखी, क्लोजिंग में कुछ यूनिट दे के रखी, बीच में कुछ यूनिट्स दे के रखी, ठीक है। अब समझो यूनिट्स जो है 9 लाख है, क्लोजिंग में यूनिट नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग और बीच का पॉइंट है। भाई अगर अपना 9 लाख है स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल को 9 लाख यूनिट है, NAV 10 है, 1 लाख इशू करा, NAV हो गई, NAV थी 60, NAV इधर तो फेस वैल्यू 10 है, इधर NAV हो गई 60। अब 31/17। अब बात यह है इतने पीरियड में जो भी इनकम कमाई वो इसकी रहेगी, इतने पीरियड में जो इनकम कमाई ये दोनों की रहेगी। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि टोटल रिटर्न 81 है, 81 में 45 लाख तो जो है, जो 45 लाख है, पहला 45 लाख वो सिर्फ 9 लाख में बटेगा, ठीक है, यूनिट में। अगला 36 लाख दोनों में बटेगा। तो एक तरीके से जब एलोकेशन करे तो ये इक्वलाइज थोड़ी ना है, पेमेंट करो तो इक्वलाइज नहीं, पर बनती बात है कि बात ऐसी होनी चाहिए, इक्वलाइज पेमेंट नहीं है। अब इक्वलाइजेशन करना है इन द सेंस कि इतना हेडेक थोड़ी ना करेंगे कि कौन कितना, किसको कितना पे करना है, किसको कितना नहीं पेमेंट करना है। तो हमने जब भी सामने वाला जब यूनिट होल्डर को हम जब नया यूनिट इशू करेंगे, हम सबसे पहले इक्वलाइजेशन पेमेंट के रिस्पेक्ट में रुपये मांग लेंगे। मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ, दिस इज डिसबैलेंस्ड, ठीक है, और पेमेंट इज़ नॉट इक्वलाइज। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जितना उनको पे हुआ है पहले वालों को जितना पे हुआ है, ठीक है, हम उतना दूसरे वालों से मंगवा लेंगे, ठीक है। और उतना मंगवा के जब हम पे करेंगे तो हम उनको जो है, ऑब्वियसली बात है कि पहले हम 8.6 पे कर रहे थे, 3.6 पे कर रहे थे। अब पहले वालों को जितना हमने पे किया, हमने उनसे उतना मंगवा लिया, तो अब उनको जो पेमेंट करेंगे तो उसके साथ पेमेंट कर देंगे, तो उनके लिए तो नील रहेगा, उनसे मंगवा के उनको ही दे दिया। तो बोलने का ये हो जाएगा कि हमने तुमको 8.6 पे किया, पर रियलिटी तो ये रहेगी कि इसमें से 5 रुपये तो उनके खुद के थे, ठीक। तो देखो क्या है कि हमने इक्वलाइजेशन पेमेंट मंगवाया, ठीक है, और ये डिमांड करी आपने न्यू यूनिट होल्डर से, तो ये आ गया तुम्हारा 5 रुपये आ गए। अब 5 रुपये जैसे ही आए, अब रिटर्न जो अब वो है, रिटर्न 81 की जगह 86 हो गया, क्योंकि आपका रिटर्न 81 लाख था, अब वो आपका रिटर्न 86 हो गया। अब 86 से अब तो बिंदास हो गया, सब में बांटो। अब पहले 45 लाख भी सब में बटेगा, अगला 45 लाख भी, अगले जो लाख से वो भी सब में बटेंगे। इससे बेटर है कि ऐसा कर लो कि टोटल 86 लाख आपने जो है 86 लाख डिवाइड बाय 10 करके सब में बांट दिया आपने। अब इसमें आप वो भी बताना कि देखो इसमें इक्वलाइजेशन पेमेंट है 5 और आपका रिटर्न है 3.6। तो पेमेंट करते समय तो आपको इक्वालिटी दी, पर आपकी रियलिटी चेक करिए, नीचे लिखे हैं 5 रुपये, पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में रिटर्न कितना है, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन पेमेंट ऐसा है कि पेमेंट करते समय इक्वलाइजेशन होना चाहिए। अब देखो डिविडेंड इक्वलाइजेशन की एंट्री की बात करें, अब जनरल एंट्री डिविडेंड इक्वलाइजेशन की ऐसी है कि हम नए यूनिट इशू करेंगे, ठीक है। तो देखो जनरल एंट्री कैसी, सबसे पहले तो तुमने न्यू यूनिट इशू करी। अब जब तुमने न्यू यूनिट इशू करी तो आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन का पेमेंट भी मंगवाया होगा। तो जो बैंक अकाउंट है तो पैसे तो आए हैं, सबसे पहले तो यूनिट कैपिटल के रुपए आए हैं। अब NAV है तो ऑब्वियसली बात है यूनिट कैपिटल की फेस वैल्यू तो 10 ही है ना, बचे हुए तो तुम्हारा रिजर्व रहेगा, और तुम्हारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन के रूप में भी पेमेंट आया है। तो जब तुम्हारे पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन के रूप में पेमेंट आया है, उसको कि तुम किधर ट्रांसफ़र करोगे, उसको तुम रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। और जब डिविडेंड इक्वलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, अब जब पेमेंट करना देगा तो रिवेन्यू अकाउंट से आप पे कर देना, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन से रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और द रिवेन्यू अकाउंट से हमने बाद में पे कर दिया, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ जनरल एंट्री थी कि देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में ये है क्योंकि FR में बहुत पूछा जाता है, जनरल एंट्री आ गई ना तो FR में पूछा जाता है। जैसे परचेस किया है तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट परचेस किया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट परचेस किया। अब इन्वेस्टमेंट का अगर अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व, ठीक है, और अगले साल उसका रिवर्सल भी हो जाएगा। तो आपने जो है क्लोजिंग में उसका अप्रेजल हुआ और अगले साल जो है UAR टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब अगले साल ओपनिंग में इसका रिवर्सल हो जाएगा। ये आपने एक एंट्री करी, ठीक है, ये वैल्यूएशन प्लस होने पे एंट्री है। अब जब आप इसको बेचोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने जैसे 100 का 110 हो गया, तो आपने 10 रुपये बढ़ाए थे इन्वेस्टमेंट को, फिर आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिए, तो ले दे के जो है अब आपको जब
पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो तो आपका प्रॉफिट ही है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो गया, वो जो आपका रिवेन्यू, ठीक है। अब ठीक है, ये समझ में आ गया कि रिवेन्यू है आपका। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करा तो पैसे आए, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जितना जो है रिवेन्यू है, एप्रिसिएशन है, उतना रिवेन्यू हो गया आपका, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे अभी। ये तो तब एंट्री होगी जब इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट जब नेगेटिव हो गया तो पहले तो हम एंट्री तो करेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब जो है जनरल एंट्री में ऐसा है कि अगर इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कम हो गया, अब UAR टू, जैसे कि जब बड़ा था इन्वेस्टमेंट टू UAR करा, तो ऐसा इधर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर में अपन क्या करेंगे कि अगर बिका है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर में बिका है या सेम ईयर में बिका है, अगर सेम ईयर में बिका है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कम हुई है वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रिवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू लॉस ऑन डिस्पोजल, रेवेन्यू अकाउंट टू लॉस ऑफ डिस्पोजल, ठीक। फिर आखिरी एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट, कि हमको जो पैसा मिला इन्वेस्टमेंट भी का, जो भी लॉसेस है वो लॉसेस हमने इसको रिवेन्यू अकाउंट को और हमने डेबिट करा, और प्रोविजन फॉर डिस्पोजल आया। तो अभी अपन जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये एंट्री समझेंगे PM का क्वेश्चन नंबर 6 है इसके ऊपर, वही अपन PM के क्वेश्चन अभी अपन निपटाएंगे। कुछ पॉइंट समझने के वो है कि लिस्टेड शेयर की कॉस्ट X डिविडेंड दे के रखी, डेट ऑफ परचेस पे इंडेक्स वैल्यू 12 है, डेट ऑफ NAV ईयर एंड पे इंडेक्स वैल्यू 2120 है, और अमाउंट पेबल है ऑन शेयर 6.32, तो अमाउंट पेबल ऑन शेयर 6.32 है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि 20 रुपये जो है उसको इंडेक्स करके फिर डिविडेंड ऐड करो, 20.2 को इंडेक्स करो प्लस डिविडेंड ऐड करो, इन द सेंस कि इंडेक्स वैल्यू 12 है, फिर 2120 हो गया, तो 20 जो है 12 प्लस 2120, और फिर आप जो है डिविडेंड ऐड करना अमाउंट पेबल ऑन शेयर जो है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। फिर एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस पर यूनिट डिवाइड बाय NAV पर यूनिट, तो जो है इधर एवरेज NAV आती है, ठीक है। तो एवरेज NAV मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है, ठीक है, तो 22 ले लेंगे, और एक्सपेंस पर यूनिट 0.50 है, तो एक्सपेंस पर यूनिट डिवाइड बाय NAV पर यूनिट। फिर कुछ पॉइंट है समझने के कि 1/4 को 150 लाख, मतलब कि 15 लाख यूनिट थे 10 के, इन्वेस्ट करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि 140 की, ऑब्वियस सी बात क्या है, मतलब कि 140 रुपये की तो सिक्योरिटी खरीद ली, क्योंकि फंड से इन्वेस्टमेंट करें 140 की सिक्योरिटी, 8 के कुछ इनिशियल एक्सपेंडिचर लग गए, तो 148 हो गया। अब जो है 30 अप्रैल को सिक्योरिटी जो है 44.75 सोल्ड फॉर 47, ठीक है, एंड 44.75 सोल्ड फॉर 47, और सिक्योरिटी कुछ परचेज भी करी है हमने, ठीक है, और कुछ डिविडेंड भी हमने अर्न किया है 1.5 लाख का, और 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कैश बैलेंस की बात करें, 150 लाख आपके पास आए थे, 148 लाख तो आपके लग गए, 2 आपका ओपनिंग है, ठीक है। फिर 44.75 को आपने 47 में बेचा, तो 47 के पैसे आपके पास आए, उसके बाद आपने 41.6 में कुछ खरीदा, तो 41.6 आपका पैसा गया, ठीक है। अब डिविडेंड भी कुछ आया है, तो ठीक है 1.5 लाख आया डिविडेंड, तो डिविडेंड भी 1.5 लाख, उसको भी ऐड कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो समझो 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मतलब डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही हुआ। ये जो 44.75 47 में बिका ना, तो ये जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि डिविडेंड आपको आया तो उसमें से 1.2 80% तो गया, साथ ही साथ जो कैपिटल गेन है, ये जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन का भी 80% आपके पास गया, तो ये भी समझना है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आपने दिमाग लगाया, रियलाइज्ड अर्निंग बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि 80% ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अपन फटाफट रिकॉल कर ले कि हमने क्या पढ़ा। एक तो फंड मैनेजर फीस पढ़ा अपन ने, बेस फीस, इंसेंटिव फीस, NAV के बारे में पढ़ा, हमने जो है रिटर्न्स के बारे में पढ़ा कि वो अल्टरनेटिव अर्निंग्स ये सब, और रिटर्न के कंपोनेंट पढ़े, होल्डिंग पीरियड, एनुअलाइज रिटर्न, ये सब, इफेक्टिव यील्ड, हमने ये सब पढ़ा। दोनों डेट इंक्लूसिव होती है, हमने ये लिया। फिर जो है NAV1 कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमने वो देखा। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड को हमने समझा, और परफॉर्मेंस अप्रेजल तो चलो ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वो हमने देखा कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है।
और जो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में हमने जनरल एंट्री देखी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री देखी, पर हमको पीएम का क्वेश्चन नंबर 6 करना पड़ेगा ताकि हमको जो है बेटर ग्रिप आए। फिर कुछ नोट्स के हमने एक्सट्रैक्ट देखे। अब जो है एक दो क्वेश्चन और करने के बाद अब जो है हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सिंस हमने एंट्री देख ली है तो हम पीएम का एक बार क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 देख के हमको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो अब हमको वही करना था तो हम वो कर लेते एक बार, ठीक है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर था उसके अंदर 5000 शेयर थे एक्स के, और वाई के जो थे 4000 शेयर थे, जो 31/12/15 को एक्वायर करे थे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर वो थी 40 और वाई की थी 60, ठीक है। मार्केट वैल्यू जब ईयर एंड हुआ मतलब 31 मार्च 16 वो 38 हो गई, मतलब 40 की तो कमी हो गई, पर इधर जो है वो 64 हो गया, इधर माइनस हो गया तो इधर हो गया प्लस। अब 31 दिन हो गया, अब अप्रैल और मई मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने बाद की वैल्यू थी। अब 2 महीने बाद जो है अप्रैल मई जून, ओके वापस अप्रैल मई और जून, ठीक है, वापस 3 महीने बाद 30 जून शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज वो डिस्पोज हो, ठीक है। और 37 एक जो है एक 37 पे डिस्पोज हुआ, एक जो है वो 67 पे डिस्पोज हुआ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन थी। तो शो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फंड। हमको अकाउंटिंग एंट्रीज बतानी है 15-16 की, और हमको अकाउंटिंग एंट्रीज बतानी है 16-17 की। देखो, अब जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, ठीक है। अभी तो दोनों केस होंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। तो एक्स भी इन्वेस्ट करा तो 5000, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। और जो है उधर 4000 / 60 ये हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। ये हमारी चीज़ हो गई, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखो 31 को तो एप्रिसिएशन हुआ, सॉरी एक्स में क्या हुआ, एक्स में तो कमी हो गई, एक्स में कमी हो गई तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि उसमें ऐसा करेंगे कि एक लॉस का प्रोविज़न बनाएंगे और प्रोविज़न ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे, ओके। क्योंकि सिंस अब ये बिक की तो कब रहा है, नेक्स्ट ईयर बिक रहा है, तो ऐसे केस में जो है रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। ये हमने ये करा कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया कब, जब अगले साल बिक रहा हो, तो ऐसे केस में जो है रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तब ये क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। अब जो एप्रिसिएशन था, एप्रिसिएशन में ऐसा अगले साल ऐसा वाला नाटक नहीं है, वो सिर्फ माइनस में। तो जब एप्रिसिएशन हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर किया, और लगे हाथ अपन ने जो है यूएआर टू इन्वेस्टमेंट भी रिवर्सल भी कर दिया, तो ये इधर नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कर दिया। अब जब बिका तो 37 बिका, ठीक है। तो बिका तो मतलब पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने मिलेंगे हमको, 37 मिलेंगे, ठीक है। तो 37 का भाव था, 37 हमको मिले। अब बैंक अकाउंट से 37 आए, अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे तो हमने जब इन्वेस्टमेंट गिरा था तब हमने रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करा, जो गिरा हमने उसमें रिवेन्यू अकाउंट डेबिट करा, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो अभी भी 40 ही है, तो 37 हमको पैसे आ रहे हैं, 40 क्रेडिट में रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो बचा हुआ जो है, बचा हुआ चीज़ क्या रहेगा, बचा हुआ लॉस रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि बचा हुआ जो रहेगा उसमें से रिवेन्यू अकाउंट तो रहेगा हमारा 2, रिवेन्यू अकाउंट तो इनफैक्ट देखो, एक तो हमारा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, ठीक है। तो हमने रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करा, तो वही है कि अब प्रोविजन रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करा। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे, और एक्स्ट्रा पैसा है वो भी रिवेन्यू अकाउंट में डेबिट कर देंगे, मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 रुपये से, और एक्स्ट्रा जो है रिवेन्यू अकाउंट। तो इसलिए हमने बोला था कि वैल्यूएशन के गिरावट, मतलब वैल्यूएशन की गिरावट मतलब कि 40 से जो ये पहुंचा था 38 पे, उसके भी नीचे का वैल्यूएशन की गिरावट के नीचे का, मतलब को एक नीचे जो है उधर रिवेन्यू अकाउंट जो है हम डेबिट कर देंगे, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये भी हम डेबिट कर देंगे। तो समझे कि क्या बोलना चाह रहे थे कि देखो क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करा, आपने इन्वेस्टमेंट को बाकायदा आपने जो है भाई
₹40 का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट 40 से 38 पे आया, तो आपने रिवेन्यू अकाउंट में वो लॉस लेगा, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर आप याद हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे लेगा। अब और कम हो गया तो भैया ठीक है, ₹37 मिले तो बैंक अकाउंट से 37 रहेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 से डेबिट कर देंगे, रिवेन्यू अकाउंट और एक्स्ट्रा 1 से डेबिट करके डिवाइड बाय 2 इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये हो गया कि जब हमारा नेक्स्ट ईयर बिक रहा है, वो यही चीज़ वाई में अगर आप समझो तो भाई ₹60 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था। अब पॉइंट ये है कि 60 का 64 हुआ तो इन्वेस्टमेंट तो UAR हो गया और UAR तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इस तरीके से हमने जो है ये कर दिया ख़त्म, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू UAR टू इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जब हमको पैसे रिसीव होंगे तब क्या है सीन, अब जब हमको पैसे रिसीव होंगे मतलब कि तब के सीन क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट है, इन्वेस्टमेंट हमारा अब भी 60 का इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का रहेगा, 67 का। देखो बैंक से हमको ₹67 मिले हैं, समझो बैंक से 67 मिले हैं तो इन्वेस्टमेंट में तो हमारे पास 60 ही रहेंगे ना, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करा, UAR को क्रेडिट करा था, फिर वापस हमने रिवर्सल कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट में तो अभी भी 60 ही है, बचा हुआ पोर्शन जो है वो रिवेन्यू में चले जाएगा। मतलब कि रिवेन्यू में पहले भी क्या था, लॉस के टाइम भी रिवेन्यू में जाता है, प्रॉफिट के टाइम भी रिवेन्यू में जाता है, बट हाँ लॉस के टाइम में जब रिवेन्यू में जाता है तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शिफ्ट हो जाता है, तो जो है रिवेन्यू फ्रॉम डेप्रिसिएशन में चले जाता है। पर इधर जो लॉस में है तो लॉस पहले जो है रिवेन्यू से चले जाता है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, फिर एक्स्ट्रा जो है वापस से रिवेन्यू अकाउंट में जाता है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता है जब नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट बिक रहा हो। पॉइंट ये है, अब देखो पॉइंट ये है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट जो है कम हो रहा है और उसी टाइम पे बिक रहा है तो क्या रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करोगे क्या, नहीं, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल, खत्म, बात ही खत्म, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल यही एंट्री करेंगे। अब जो है ऐसे केस में फिर जब आखिरी वाली एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हमने पहले डीवैल्यूएशन की जो एंट्री है तो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ डिस्पोजल करा और बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और बचा हुआ अगर भी और भी कुछ गिरता है या पैसे हमको कम मिलते हैं और ऐसे केस में वो भी लिख के 2 इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक चीज़ है जब नेक्स्ट ईयर बिकता है, लॉस ऑन डिस्पोजल जब उसी टाइम पे बिकता है, ठीक है। तो हमने जो है अब बाकायदा हमने एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर ली, इंडेक्सिंग के बारे में हमने बात कर ली थी, एक्सपेंस रेशियो के बारे में हमने बात कर ली, और जो भी एक था वो कैश बैलेंस कैलकुलेट करने का उसके बारे में हमने बात कर ली थी। 1-2 क्वेश्चन और है, उन 1-2 क्वेश्चन की बात करते हुए फिर हम जो है और भी पॉइंट है हम भी छोटे मोटे पॉइंट और देख लेते हैं, राइट। अब देखो जैसे NAV देख रखा है 78.8366 और शेयर देख रखे हैं 6 लाख, और नेट असेट का जो बैलेंस है वो 47302000, ये कैसे निकला। अब देखो ये NAV को शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोई पॉइंट नहीं है ये कैलकुलेट करने का, ठीक है। शेयर अलग होते हैं भाई, शेयर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, ये यूनिट नहीं बोला मैंने, NAV यूनिट, NAV जो है पर शेयर है, मतलब पर यूनिट, मान लो ये शेयर है तो ये आपका बैलेंस है, ठीक है। अब समझो बोलने का ये मतलब है कि NAV पर यूनिट होना चाहिए, शेयर गलती से शायद लिखने में आ गया है। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ जिसमें इन्होंने 8000 शेयर जो है M लिमिटेड के ख़रीदे। तो 8000 शेयर अगर ख़रीदे हैं तो समझो M लिमिटेड के अगर 8000 शेयर ख़रीदे हैं तो M लिमिटेड के अगर 8000 शेयर ख़रीदे हैं, M की प्राइस कितनी है, 8000 शेयर इंटू 312.40 क्या है 2499,200 माइनस 30 लाख, तो एक तरीके से 5,08,000 ये आपके पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, पैसे में। तो अब देखो कि आपके पास अगर नेट एसेट की बात करें तो भाई 47302000 ये तो ठीक है, इसमें आपका 30 लाख बढ़ के इतना आपका असेट हो गया। पर अगर आप शेयर्स की बात करोगे तो अब देखो मेरे को इधर शेयर्स नहीं लिखता, मेरे को इधर यूनिट लिखना था कि NAV पर यूनिट, और ये यूनिट है। अगर आप यूनिट की बात करोगे तो 30 लाख रुपए का यूनिट जो है 78.83 NAV है, तो 30 लाख 78.83, तो इतना हमने यूनिट निकले हैं। अगर असेट की बात करोगे तो असेट तो 30 लाख ही असेट है। अब भले ही वो 30 लाख में
कुछ 5,08,000 जो है, जो भी है वो पर्टिकुलर कैश के फॉर्म में हो, बाकी सब शेयर के फॉर्म में हो, जो भी हो, पर यूनिट्स तो हमारी इतनी है। अब सिंस हमारी यूनिट्स इतनी है तो भैया बाद में NAV भी चेंज होगी। जब NAV चेंज होगी तो ये इंटू NAV ऑन डेट डेट लेंगे हम NAV, राइट। तो NAV ऑन डेट डेट, तो जो NAV ऑन डेट डेट रहेगी वो NAV हमारी रहेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि NAV ये पर यूनिट है और ये यूनिट है, ठीक है। पैसे आते हैं, यूनिट हम इशू कर देते हैं, वो पैसे का हम शेयर्स में उपयोग करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बचा हुआ हमारे पास कैश रहता है। तो जितने पैसे आए हैं वो एक तरीके से हमारी एसेट तो हो गई है। पर एसेट जैसे कि 30 लाख एसेट ही हुई ना, 30 लाख आए थे हमारे, 30 लाख एसेट है। अब उन 30 लाख में से कुछ शेयर है और कुछ कैश में, ठीक है। और अगर यूनिट्स की बात करें तो भाई देखो ऐसा है कि यूनिट्स में तो 30 लाख जब आए थे तो यूनिट्स का जो NAV है तो NAV से डिवाइड हो गया था, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए थे, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, इसको पर यूनिट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये है कि इलस्ट्रेशन 5, ठीक। अब इलस्ट्रेशन 5 है तो इधर हम समझते हैं क्या है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम समझते हैं, देखो क्या है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में है क्या सीन कि देखो 30 अप्रैल है, ठीक है, उसके बाद 1 जून है, ठीक है। मतलब कि 30 अप्रैल को इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद 1 जून को जो है 10,000 यूनिट है, 10.70 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो अब 2 महीने हो गए हैं ना इसको, तो अगले 4 महीने बाद तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा ना। तो एक तरीके से आपने जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने जब ये इन्वेस्टमेंट करा बाद में इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट जो है, अब सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट जो है पेबल है। पेबल क्यों? पेबल इन द सेंस कि वो जो 2 महीने का है वो 2 महीने का इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब आपको मिलेगा, ठीक है, जब आपको जो है ओके ये 1 महीना है क्योंकि 30 अप्रैल है ना और 1 जून है, तो ये 1 महीना है, 2 महीने नहीं, ये 1 महीना हुआ। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा, जो आपको पैसे मिलेंगे, जो इंटरेस्ट की डेट पे जो हम आपको पैसे मिलेंगे उधर आपको 6 महीने के पैसे मिलेंगे। अब पॉइंट ये है कि 6 महीने के पैसे मिलेंगे ना आपको, ठीक है। तो जो है नॉमिनल वैल्यू आपको जो है 6 महीने के मिलेंगे, आपको एक का रिफंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप अभी पेबल बुक कर लो, ठीक, क्योंकि वो आपका खर्चा है। आपने जब इन्वेस्टमेंट करा तो आपका वो खर्चा हो गया था, तो पेबल उससे आपको जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो इंटरेस्ट पेबल टू इन्वेस्टमेंट ये नॉमिनल वैल्यू है, ये 1 महीना होना था। अब सिंपल से आते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वापस आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है आपने 1 नवंबर को करा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 नवंबर को करा, अब कितना 5.45 लाख का करा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पुराना जो आपने जैसे कि 1 नवंबर को करा मीन्स कि 1 महीने का इंटरेस्ट आपको अभी भी पे करना है टू इंटरेस्ट पेबल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये है। और बाद में जब आप जो है इन्वेस्टमेंट करा है बाद में आप सेल करोगे तो सेल आपने 6.78 लाख में करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ये 6.78 लाख। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपने वो वाली एंट्री तो करी नहीं, ड्यू डेट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसकी तो एंट्री करी नहीं। तो देखो ड्यू डेट पे जो इंटरेस्ट आता है ना वो P&L में चले जाता है, ठीक है। तो ड्यू डेट का इंटरेस्ट P&L में जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता। ये सर्टिन खुद ही बोल देता है कि ड्यू डेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, सॉरी वो P&L में जाता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता, ठीक। तो आपने ये एंट्री क्या हुई? एक तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री हुई, इंटरेस्ट की एक एंट्री हुई, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हुई, एक इंटरेस्ट की एंट्री हुई, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। अब जब आप बेच रहे हो, ठीक है, जब खरीदते समय आपको आपने पुराना इंटरेस्ट आपने इससे जो है पुराना इंटरेस्ट से आपने इन्वेस्टमेंट को कम किया था, तो जब आप बेच रहे हो तो इंटरेस्ट जो आपको चाहिए आप बेच कब रहे हो? 28 मार्च को बेच रहे हो ना, 28 फरवरी को बेच रहे हो, तो आप इंटरेस्ट फिर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ क्योंकि पुराना इंटरेस्ट अब आपको मिलना चाहिए। जब आपको इन्वेस्टमेंट पूरा इंटरेस्ट पूरा देना था तो आपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट करो क्योंकि आपको तो अब इंटरेस्ट मिल रहा है ना। चलो, तो इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल करा, तो ये आपका जो है
जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन का इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब आप सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो तो क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेल। जब आप सेल करोगे तो सीन क्या रहेंगे, देखो अब देखो जब आप सेल कर रहे हो तो आपको 6.78 तो आपने सेल करा, ठीक है, तो आपको उसके पैसे मिले 0.20, ठीक है, और 0.05, ठीक है। अब इसमें क्या है, सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल 1 सेकेंड। तो इसमें एक ये चीज़ याद रखना कि जो सेल प्रोसीड से जो बेच के आपको पैसे आए उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस करना। देखो ये बेच के आपको पैसे आए थे, उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस करना जो 6.48 है, और अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस लिए कैसे निकालोगे कि 10.7 था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 0.20 कम हो जाएगा, 5.45 था, इससे 0.45 कम हो जाएगा 0.05। तो मतलब कि आपको पुरानी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी पुराना जो इंटरेस्ट है वो आपको माइनस करना पड़ा, फिर डिवाइड बाय 15,000 करोगे क्योंकि 15,000 शेयर थे, इससे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकला। मतलब कि भाई 2 इन्वेस्टमेंट है, अब आप उसको बेच रहे हो, ठीक है। तो जब वो बेच रहे हो तो इलस्ट्रेशन 5 आपको स्टडी मटेरियल में ऐसा दिखेगा, तो बेच रहे हो तो ठीक है ना, बेचो। पर जो है ये बेच के सेल प्रोसीडर, इसमें हमको थोड़ी ना पता कि कौन सी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या रहेगी, हम तो वेटेड एवरेज निकाल लो। 10.7 में से 0.2 माइनस करो, 5.45 में से 0.05 माइनस करो, डिवाइड बाय 15,000 करो, ठीक है। तो जो भी आएगा आपको 106 यूनिट आएगी, ठीक है, 106 रुपये आएंगे। 106 रुपये को 6,000 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। और 6.78 में से 0.30 आप माइनस करो, मतलब कि पुराने जो भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है जो आपको बकाया थे, ठीक है, जिस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करा उसके पहले की जो इंटरेस्ट है वो आप माइनस करो, ठीक। और ड्यू डेट का इंटरेस्ट तो P&L में जाता है, ठीक है, वो तो इन्वेस्टमेंट में जाता ही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो समझना ज़रूरी थी। बाकी एक अच्छा था कि सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन ये बोलता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अनरेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर ए सिंगल इशूअर उसको इशू कर रहा है तो 10% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। अब अगर जॉइंटली एक से ज़्यादा इशूअर है तो मैक्सिमम 25% एनएवी आप कर सकते हो, पर सिंगल इशूअर है तो मैक्सिमम 10%, पर टोटल अनरेटेड में मैक्सिमम 25% आप कर सकते हो। जैसे कि एक से ज़्यादा है तो आपने टोटलिटी में 25% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर एक में 10 से ज़्यादा मत कर देना, 10% से ज़्यादा। यही जब रेटेड डिवेंचर है तो रेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में भी 10% ही है। अब 10% से जब 12% करना पड़ता है तो आपको अप्रूवल लग जाती है, ठीक है। पॉइंट ये है कि इधर तो क्या है, इधर तो 10% भी अगर तो इन्वेस्ट कर रहा है तो भी आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और बोर्ड ऑफ AMC का आपको अप्रूवल लग जाएगा, ठीक है। अब वो जो रेटेड डिवेंचर है इसमें पॉइंट है वो क्या बोलता है कि रेटिंग जो है वो जो ऑथराइज़ करके रखा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, उस रेटिंग से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन 1996 का बोलता है। फिर एक लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड, मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड। तो स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड वो क्या बोलता है, देखो ये मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड, यूनिट होल्डर का फंड, तो भैया उसके नेट एसेट रहते हैं, कुछ उसकी नेट एसेट रहती है तो कुछ उस पर इनकम होती है, और जो है गेन और लॉस होता है, ठीक है। तो नेट एसेट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी अपन पढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट है। कुछ इनकम होगी, गेन और लॉस होगा अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो, ठीक है। कुछ पार वैल्यू पे यूनिट इशू करोगे तो पैसे आएंगे, यूनिट रिडीम करोगे तो पैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा। और जो भी गेन है, ठीक है, आपके जो देखो जैसे कि यूनिट प्रोसीड्स आपकी जो है वो पार वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो यूनिट प्रोसीड अगर आपकी पार वैल्यू से ज़्यादा है तो वो आपका रिजर्व में चले जाएगा, और रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपके अगर आपकी पार वैल्यू से कम है तो भी अच्छी बात है, तो वही आपका है गेन ट्रांसफ़र हो जाएगा रिजर्व में। तो एक पॉइंट जो समझने का है कि नेट एसेट का जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट अपना आया, कुछ इनकम होती है, कुछ पैसे आते हैं, तो उसका पार को आपको सेपरेट नोट करना है। और जो एक्सेस अंडर है, जो एक्सेस अंडर है, जो गेन और लॉस है, उसका आपको सेपरेट रिकॉर्ड करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, ठीक है, कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट कैसे निकलता है। ये 1996 का जो रेगुलेशन है ये तो हम चलो ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये सिचुएशन हम पढ़ चुके थे, बाकी सब सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं। PM का क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वाला कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये देखो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में भी हमको पता था कि ये यूनिट है, ठीक है।
9 लाख की यूनिट है और 10 लाख की, ये जो है पहले आधे साल का रिटर्न और अगले आधे साल का रिटर्न, फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, डिसबैलेंस होता है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन लाते ताकि इक्वालिटी आ जाए। फिर ऐसे केस में जो है वापस जो है अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें से इक्वलाइजेशन माइनस करके उसकी औकात उसको वापस से दिखा देंगे। बैक एंड फ्रंट एंड नोट तो चलो ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 नेट एसेट कंपोनेंट, जो अपन ने बात करी थी कि वो कैश और बैलेंस भी रहता है, उसमें सिक्योरिटीज़ भी रहती है, तो वो तो सब चलो ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमको इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना और एक क्वेश्चन नंबर 2 करना। तो एक बार ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पीएम का ही है। क्या बोल रहा है, यूनिट होल्डर फंड कैलकुलेट करना। सिंपल से आज यूनिट होल्डर फंड कैलकुलेट करना है तो मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड में मैंने आपको अभी बताया था कि मूवमेंट में क्या होगा कि वो जो पार पे होता है उसकी अलग एंट्री होगी, इनकम तो होती ही होती है, और जो गेन और लॉस होता है वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब आप उसको जो है स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इज़ रजिस्टर्ड विथ सेबी, रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है। फंड इज़ इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो फंड जो है वो इन प्रोसेस है कि वो फाइनलाइज करें एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड आपको निकालना है। वही अपनी बात जो बात हुई थी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट है 12 लाख देते हैं, इनकम भी देती है तो 0.85 लाख में बोल देता हूँ। अब यूनिट इशू करी, ठीक है, इशू करी तो पैसे आए, तो 850,200 ना यूनिट है, तो 850,200। अब देखो वैल्यू जो देके रखी है वो क्या पार वैल्यू है ना, तो 850,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख, ये 850.2, ये जो 850.2 है ये पार पे जो है यूनिट है। अब पैसे आएंगे, ये 850.2 लाख है, और जो है यूनिट से रिडीम भी हो रही है, तो रिडीम हो रही है तो 752,300 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 752.3 माइनस 7.2.3, क्योंकि रिडीम हो रही है ना। देखो इशू करा पैसे आए, रिडीम हो रही है तो पैसे गए। ये तो पार पे हमने इसको शो कर दिया, ठीक है, कि 85, ठीक है, पार पे और ये पार पे। अब समझो जब पार पे इशू करा तो पैसे तो ज़्यादा मिले ना, ठीक है, तो 96500,000 डिवाइड बाय 1 लाख, पैसे कितने मिले थे, 965 मिले थे, और पैसे तो 965 अपने को मिले थे। 852.2 हम इशू करके पैसा आ रहा था, पर हमको ज़्यादा मिले, तो माइनस 850.2 करोगे तो ये जो इनकम है 114.3, ये हमारी जो है ये रिजर्व में जाएगी। 114.3 जो है 114.8 है, ये जो है ये रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो यूनिट जब हमने इशू करी तो 114.8 जो है हमारा रिजर्व में गया, ठीक है, वो रिजर्व में एंट्री हो गई, इसलिए रिजर्व में क्रेडिट हो गया। यही जब रिडेम्पशन करा तो रिडेम्पशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि 752.3 था और हमको और इसको हम रिडीम क्या कम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 71320 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख, ओके, 713.2 माइनस जो है 1 सेकेंड, तो 713.2 पे हमको रिडीम इसको कर रहे हैं, जबकि जो रिडीम करना था वो किस पे करना था, वो रिडीम करना था 75230 पे, तो पार से कम पे रिडीम हो रहा है ना अगर देखा जाए तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट तो दोनों केस में। जो अभी आपने बात करी थी कि जो दोनों रिजर्व है 15,390, ये भी आपका इधर ही शो होगा 15,390, ठीक है। तो जो अपनी बात हुई थी कि नेट इनकम और गेन एंड लॉस ऑन ट्रांसफ़र, तो नेट इनकम तो आई गेन एंड लॉस गेन और लॉस और ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, गेन एंड लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व। सो 1 सेकेंड आप समझो, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व मतलब कि आपका जो गेन और लॉस है ना, 1 सेकेंड, आपका जो गेन और लॉस होता है वो आप उसको रिजर्व में ले जाते हो, ठीक है, तो रिजर्व में रखते हो। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये रिजर्व में रहता है, पूरा बैलेंस रिजर्व में रहता है। ये रिजर्व से उठ के इधर आया है, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, तो रिजर्व से उठ के बैलेंस इधर आ जाता है। तो गेन और लॉस पहले रहता है रिजर्व में, रिजर्व से उठ के वो इधर आ जाता है। उस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट हमारा निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये रिजर्व का भी कैलकुलेशन समझा, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट हमारा आ गया। तो यही हमारा मूवमेंट था शेयर होल्डर फंड का, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिजर्व की बात थी वो भी हम समझ चुके हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि अब हमको एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी करना था,
तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी अच्छा था। इसका जो क्रक्स था वो क्रक्स ये था कि वन सेकेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना स्टडी मटेरियल में, क्रक्स ये है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 का कि आपने जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर होने के बाद जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर हो गया, अब जो भी है इंटरेस्ट डिक्लेयर हो गया, अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उधर पॉइंट ये समझने का है हमें कि तो देखो आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो जैसे इंटरेस्ट डिक्लेयर करने के 2 महीने बाद, तो वो इन्वेस्टमेंट में जो भी कर रहे हो ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये जो अपन ने इधर समझा, ठीक है। यही जो है सीन ये तब भी रहेगा जब आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट डिक्लेयर होने के 2 महीने बाद बेच रहे हो, ठीक है, तो बेचते समय जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होता है क्रेडिट, तो उतने प्रोसीड से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डेबिट। ये देखो आया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 कि फंड ने परचेस करे 10,000 डिवेंचर परचेस करे, ठीक है, 1 जून को परचेस करे जो अपनी बात हुई थी 10.7 लाख पे, तो भाई इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है, बाद में जो है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू बैंक है, उस इंटरेस्ट को कम कर देंगे 2 महीने के इंटरेस्ट से, तो वही जो 2 महीने का इंटरेस्ट निकाला था इन्होंने, ठीक है, 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे 10,000 है, 100 से मल्टीप्लाई करके 12% इंटरेस्ट है 2 महीने का, 2 महीने का इसलिए क्योंकि 1 जून को है, और डिविडेंड जो इंटरेस्ट है वो कब कब डिलीवर होता है 31 मार्च और 30 सितंबर, तो 31 मार्च है तो अप्रैल और मई, ठीक है, जो हो गया हमारा, अब जो हो गया हमारा इंटरेस्ट रिकवरेबल। ऐसे ही जब 1 नवंबर को परचेस किया तो भी बैंक है 2 महीने का इंटरेस्ट रिकवरेबल जो है माइनस कर दिया। अब जब सेल करा है इन्वेस्टमेंट, तो बैंक इन्वेस्टमेंट सेल करा है तो बाकायदा बता के रखा है कि इन्वेस्टमेंट इतने पे सेल करा है 6.78 लाख पे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक हो गया क्योंकि सेल करा है तो पैसे आए हैं ना, तो बाय बैंक आ जाएगा इधर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक टू इन्वेस्टमेंट होगा। अब वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, डेबिट किससे होगा अपना वही 5 महीने के इंटरेस्ट से, ठीक है, तो 5 महीने के इंटरेस्ट से डेबिट हो गया। तो ये जो है परचेस किया तो इतना इंटरेस्ट रिकवरेबल, परचेस किया तो इतना इंटरेस्ट, और सेल करा तो इधर आ गया, तो इंटरेस्ट रिकवरेबल की एंट्री तो ऐसे होती है। अब बस एक सिंपल सा है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकालना है। अब प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैसे निकालेंगे, ये सेल प्रोसीड अपना प्रॉफिट थोड़ी ना है, अब सेल प्रोसीड तो अपना 6.78 लाख है, अब इनफैक्ट 6.78 लाख में से भी 30 माइनस करो, ये इसमें से ये माइनस करो ना। अब समझो भाई 10.7 अपना इन्वेस्टमेंट है, इसमें से ये माइनस करो, 5.45 है, इसमें से ये माइनस करो, ठीक है। अब ये जो है जितनी वैल्यू है इस वैल्यू को इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से अब जो है वे जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू को डिवाइड बाय करोगे, कितने शेयर है 15,000 शेयर है ना, इससे 15,000 शेयर से एक वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है अपना 106 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 106 अपना कॉस्ट है, हम कितने डिबेंचर बेच रहे हैं 106 इंटू 6,000, 6,36,000, तो 6,36,000 बेच रहे हैं, 6,48,000 हमको मिल रहे हैं, तो वो जो 12,000 है 12,000 हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, तो इस तरीके से एंट्री होगी, या तो बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल और फिर बचा हुआ जो है बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल इन द सेंस की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, तो इस तरीके से अपन ने एंट्री पास करी। तो देखा जाए तो ऐसे में म्यूचुअल फंड का जो है कंप्लीट रिवीजन हमारा होता है, सब चीज़ें हमने कवर करी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, हमने जो भी एग्जांपल्स बीच बीच में हमको समझने थे हमने वो एग्जांपल्स को सबको देख लिया, ठीक है। जनरल एंट्री की बात है तो जनरल एंट्री के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि अब अपन ने जैसे बात करके रखी थी कि जब जनरल एंट्री करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अब देखो इधर जो है वैल्यू हो रही कम, जब वैल्यू कम हो रही है तो मैंने आपको बोला था कि जब अगले साल अगर बिक रहा है तो ऐसे केस में हम रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना देते हैं। फिर और रिवेन्यू कम हो रहा है तो फिर हम और जो है कम कर देते हैं। तो इधर कुछ ऐसी एंट्री करी नहीं, इधर जो वैल्यू कम हो रही थी, इस वैल्यू कम हो रही थी तो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर करा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर। अब देखो 31 मार्च को जो है बाकायदा रीवैल्यू हुआ होगा, तो रीवैल्यू में कुछ वैल्यू कम हुई होगी, जिनकी कम हुई होगी तो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अब रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया, ये एंट्री पास करी, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं किया क्योंकि ईयर एंड को डिस्पोज नहीं कर रहे, ईयर एंड को कर रहे हैं रिवैल्यू।
तो प्रोविजन फॉर रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर कभी डिस्पोज करेंगे तो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और वो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसकी एंट्री हो गई। अब देखो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जो भी ये सीन हुए हैं, सीन क्या थे कि अब रिवर्सल इसकी एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूआर और यूआर टू इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब जो है और 5 रुपये कम पे बिका, तो ऐसे केस में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 10, ये 10 को तो इधर हम ले जाएंगे, साथ ही साथ जो है रिवेन्यू अकाउंट बचा हुआ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिवेन्यू अकाउंट हो जाएगा। तो एंट्री इन द सेंस ऐसी होगी कि बैंक अकाउंट आपका रहेगा 268, ठीक है, और 260 आपका बैंक अकाउंट रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने जो है एंट्री कर ली, बाकी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड तो ओवर होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।